हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 38 जेई 40 डे क्रैश कोर्स सीरीज का। और आज का हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये है डिस्क्लेमर। तो हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में, और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 17 से लेके 24 तक। शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा हार्मोन्स। तो सबसे पहले समझते हैं हार्मोन्स होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनके टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हार्मोन्स होते क्या हैं। तो हार्मोन्स हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। इनका काम शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज पहुंचाना होता है, ताकि हमारी बॉडी सही से फंक्शन कर सके। अब अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो ये ग्लैंड हॉर्मोन्स बनाती है। कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हॉर्मोन्स बनाती है। इनकी खास बात ये है कि इनमें कोई डक्ट नहीं होता, इसीलिए हम इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। अब हॉर्मोन्स किसी पाइप के बजाय सीधा ब्लड स्ट्रीम में छोड़े जाते हैं, तो इनको सीधा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है और खून के जरिए या फिर ब्लड के जरिए ये पूरे बॉडी में घूमते हैं। लेकिन ये सिर्फ अपने टारगेट ऑर्गन्स पर ही असर दिखाते हैं, जिनके पास इनके लिए सही रिसेप्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से हॉर्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी में काम करते हैं टारगेट ऑर्गन्स पे। अब हम हार्मोन के टाइप देखते हैं उनके केमिकल नेचर के बेसिस पर। तो हार्मोन किस चीज से बने हुए हैं, उस बेसिस पर हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास स्टेरॉइड। तो अगर हम स्टेरॉइड की बात करें तो ये हार्मोन्स लिपिड्स से बने होते हैं। लिपिड्स यानी फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये हार्मोन्स जो है वो लिपिड से बने होते हैं और ये आसानी से सेल मेम्ब्रेन के पार जा सकते हैं। अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हम बात करें एस्ट्रोजन की, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन का एक एग्जाम्पल है। तो एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनके फिजिकल फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम एंड्रोजन की बात करें जैसे टेस्टोस्टेरोन, तो ये मेल फीचर और स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब हम इनका दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप हमारे पास है पॉलीपेप्टाइड। तो ये प्रोटीन्स या अमीनो एसिड की लंबी चेन से बने होते हैं। तो ये स्टेरॉइड्स के मुकाबले थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल देखो। सबसे पहला है इंसुलिन। तो इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ये काम हो जाए, तो अगर ये कम हो जाए, ठीक है, अगर इंसुलिन का जो लेवल है हमारे ब्लड में ये कम हो जाए तो डायबिटीज हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल पॉलीपेप्टाइड का देखो है एंडोर्फिन्स। तो इन्हें फील गुड केमिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फील गुड। तो ये पेन कम करते हैं और स्ट्रेस को दूर भगाते हैं, ठीक है। तो ये दर्द और तनाव को कम करने में हेल्प करते हैं। अब हमारे पास है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो अगर हम बात करें अमीनो एसिड डेरिवेटिव की, तो ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिर्फ एक या 2 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में थोड़े बदलाव करके बनते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमारे पास है एपिनेफ्रीन।
अगर हम बात करें एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की, तो इन्हें फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं। तो जब हम डरते हैं या गुस्से में होते हैं तो ये हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। वहीं अगर हम बात करें थायरॉक्सिन की, तो ये हमारे गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं और शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से टाइप्स देखे केमिकल नेचर के बेसिस पे। सबसे पहले हमने क्या देखा, स्टेरॉइड्स देखा, ठीक है, जो कि लिपिड्स से बने हुए होते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने देखे एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन। दूसरा टाइप हमने क्या देखा, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड में हमने क्या क्या एग्जाम्पल देखे, इंसुलिन और एंडोर्फिन। और फिर लास्ट हमने देखा अमीनो एसिड डेरिवेटिव। इसमें हमने एग्जाम्पल देखे एपिनेफ्रिन और नॉरपेनेफ्रिन, जिनको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं। और फिर हमने देखा थायरॉक्सिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो हार्मोन्स का क्या काम होता है वो देखते हैं। हार्मोन का जो मेन फंक्शन है वो है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है, हार्मोन्स शरीर के अंदर का बैलेंस बनाए रखते हैं, जैसे टेम्परेचर, वाटर लेवल और एनर्जी को कंट्रोल करना, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल। तो अगर हम बात करें इंसुलिन के बारे में, तो ये ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है। और अगर हम बात करें ग्लूकागॉन के बारे में, तो ये ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। और ये दोनों ही इंसुलिन और ग्लूकागॉन मिलके शुगर को बैलेंस करते हैं। तो ध्यान रखो, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है, उसको ऑपोजिट, ठीक है, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। तो दोनों आपस में मिलके शुगर को बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी में। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टिमुलाई रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में, तो ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स हमें अचानक आने वाली जो मुश्किल सिचुएशंस है या स्ट्रेस है, उनका सामना करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम इनको फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन्स शरीर को बाहरी स्टिमुलाई जैसे स्ट्रेस या डेंजर के समय रिएक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, तो ग्रोथ हार्मोन्स शरीर की लंबाई और मसल्स के लिए जरूरी होते हैं। जबकि अगर हम बात करें सेक्स हार्मोन्स के बारे में, तो सेक्स हार्मोन्स बॉडी की मैच्योरिटी और रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं थायरॉक्सिन और थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और इसका बैलेंस बिगड़ने पर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले देखो है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। जब शरीर में थायरॉक्सिन कम बनता है तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या है, लिथार्जी, मतलब बहुत ज्यादा थकावट और सुस्ती महसूस होना, या फिर ओबेसिटी, ठीक है, बिना वजह आपका जो वेट गेन हो जाता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जब थायरॉक्सिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और इससे मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है और वजन जो है वो अचानक से कम होने लगता है। अब अगर हम बात करें आयोडीन के बारे में, तो आयोडीन डेफिशिएंसी में अगर हम देखें तो थायरॉक्सिन बनने के लिए बॉडी को आयोडीन की जरूरत होती है, और अगर खाने में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, मतलब उसमें सूजन आ जाती है, जिसे हम गोटायर कहते हैं, ठीक है।
तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। कि थायरॉक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? थायराइड ग्लैंड से। अगर उसका लेवल कम हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिससे लेथार्जी और ओबेसिटी होती है। और अगर उसका लेवल बढ़ जाए थायरॉक्सिन का तो हम क्या बोलते हैं? उसको हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। और अगर बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? गुटायर, ठीक है। जिसमें क्या हो जाता है? थायराइड एनलार्जमेंट, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उन हॉर्मोन्स की जो एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनाड से रिलीज होते हैं। तो हमारी किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो इसके बाहरी हिस्से से दो इंपॉर्टेंट तरह के स्टेरॉइड हॉर्मोन्स निकलते हैं। बाहरी हिस्सा यानी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो उससे दो इंपॉर्टेंट तरह के स्टेरॉइड हॉर्मोन्स निकलते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इनका मेन काम शरीर में एनर्जी और इम्यूनिटी को मैनेज करना है। तो अगर हम सबसे पहले देखें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो ये लिवर में ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में बदलने की रफ्तार को रेगुलेट करते हैं ताकि बॉडी को जरूरत के वक्त एनर्जी मिलती रहे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये शरीर में सूजन, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसको ये कम करने का काम करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेस और स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो जब हम मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस में होते हैं तो ये हॉर्मोन्स बॉडी को उस सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या फंक्शंस देखे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के? एक तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं और हेल्प करते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। दूसरा है हमारे पास मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। तो इनका काम शरीर में मिनरल और पानी का बैलेंस बनाए रखना है। तो यहाँ पे अगर हम इसका पहला फंक्शन देखें जो कि है एक्सक्रीशन रेगुलेशन, तो ये किडनीज पर असर डालते हैं ताकि यूरिन के जरिए कितना नमक या सॉल्ट और पानी बाहर निकालना है उसे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे बात की गई है एडिसन्स डिसीज के बारे में। तो अगर ये हार्मोन कम हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसको हम एडिसन्स डिसीज कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स देखो है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, मतलब ब्लड शुगर का बहुत कम हो जाना। वीकनेस, मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना। या फिर स्ट्रेस सेंसिटिविटी, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हो गए हाइपोग्लाइसीमिया, वीकनेस और स्ट्रेस सेंसिटिविटी। अब अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, ठीक है, तो इसका इलाज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की दवाओं से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना एडिसन्स डिसीज के बारे में, इसके सिम्टम्स क्या क्या है और हम इनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी डिस्कशन में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं गोनाड्स के बारे में। तो गोनाड्स उन ग्लैंड्स को कहते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब स्पर्म और एग और सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं। इनका मेन काम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करना होता है, ठीक है। तो ये वो फिजिकल बदलाव है जो प्यूबर्टी के वक्त गर्ल्स और बॉयज दोनों में अलग अलग दिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में, ठीक है, जो कि है मेल हार्मोन। तो ये हार्मोन मेल्स में टेस्टिस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब अगर हम इसका मेन काम देखें तो क्या होता है, एक है डीप वॉइस, मतलब प्यूबर्टी के वक्त लड़कों की आवाज का भारी होना इस हार्मोन की वजह से होता है। दूसरा देखो है फेशियल हेयर। तो चेहरे पर हम जो देखते हैं दाढ़ी या फिर मूंछ का आना, ये टेस्टोस्टेरोन के असर की वजह से होता है।
और नेक्स्ट अगर हम देखें फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, तो मर्दों के शारीरिक बनावट जैसे कि मसल का ज्यादा होना और हड्डियों की मजबूती, ये इस पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन से क्या क्या होता है? डीप वॉइस, फेशियल हेयर और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोडियोल के बारे में। तो ये होता है फीमेल हार्मोन। तो ये एस्ट्रोजन ग्रुप का सबसे मेन हार्मोन होता है जो फीमेल में ओवरी से निकलता है। इसका काम क्या है? सबसे पहला देखो सेकेंडरी फीमेल ट्रेट्स। तो ये लड़कियों में फिजिकल बदलाव लाता है, जैसे फेमिन बॉडी का शेप होना। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो ये रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये हर महीने होने वाले पीरियड्स को कंट्रोल और रेगुलेट करता है ताकि बॉडी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए तैयार रहे। अब हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन के बारे में। ये है हमारा फीमेल हार्मोन। ठीक है, तो ये भी ओवरी से निकलने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के लिए काम करता है। तो ये क्या करता है? यूट्रस को प्रिपेयर करता है। तो अगर हम बात करें तो इसका सबसे मेन काम यूट्रस की दीवारों को मोटा और नरम बनाना है। ठीक है, तो ये यूट्रस को इस काबिल बनाता है कि वहां फर्टिलाइज्ड एग जो एम्ब्रियो है वो सही से इम्प्लांट हो सके और जो बच्चा है वो पलना शुरू हो सके। तो अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है और क्या हो जाते हैं? पीरियड्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा गोनाड्स के बारे में और यहाँ पे देखा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोडियोल और प्रोजेस्टेरोन के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर क्विक रिकैप कराती हूँ। हमने देखा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो कि मेल में होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है वॉइस डीपनिंग या फिर मसल ग्रोथ। ठीक है, फिर हमने एस्ट्राडियोल में देखा जो फीमेल में होता है, जो फीमेल ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और पीरियड्स रेगुलेशन के लिए। और फिर हमने देखा प्रोजेस्टेरोन जो भी फीमेल में होता है, जो यूट्रस की प्रिपेयर करता है यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से किसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं? पहला ऑप्शन है अल्फा हेलिकल बैकबोन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तीसरा है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स, और चौथा है नॉन फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। तो आपको इसका सही सोल्यूशन बताना है, क्या होगा? ए होगा, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पे देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा हेलिकल बैकबोन। तो अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो शेप होता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन के फोल्डिंग से बनता है और ये फोल्डिंग अमीनो एसिड के बीच होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। तो यहाँ पे अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में बात करें तो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो मेन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है अल्फा हेलिकल या फिर अल्फा हेलिक्स, तो ये एक कॉइल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा हमारे पास होता है बीटा प्लीटेड शीट। तो ये एक शीट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें चेन साइड बाय साइड जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो अगर हम देखो यहाँ पे बात करें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में, तो अल्फा हेलिक्स तब बनता है, सबसे पहले देखो कॉइलिंग वाला फैक्टर। तो अल्फा अमीनो एसिड की चेन एक राइट हैंडेड स्क्रू की तरह कॉइल या घूमती है, राइट हैंडेड स्क्रू या फिर हम बोल सकते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज या फिर कॉइल की तरह ये घूम जाती है। तो ये कॉइल जो है वो अपनी जगह पर इसीलिए टिकी रहती है क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं? तो हर अमीनो एसिड का NH ग्रुप
अपने से पहले वाले चौथे अमीनो एसिड के सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिससे एक मजबूत स्पाइरल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि आपको बताना है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किसको रिफर करते हैं, तो इसीलिए हमने बोला अल्फा हेलिकल बैकबोन। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब ही वो खास तरह का बैकबोन अरेंजमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनता है। ठीक है, जैसे कि अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लीटेड शीट्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें शेप की, अल्फा हेलिक्स, तो उसका शेप क्या होता है, स्पाइरल या फिर कॉइल जैसा। उसकी बॉन्डिंग क्या होती है, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब सेम चेन में। और अगर हम बात देखें तो ये क्या होता है, राइट हैंडेड स्क्रू रोटेशन दिखाता है। और अगर हम बीटा प्लेटेड शीट की बात करें तो ये फ्लैट शीट्स होती हैं। ठीक है, इनमें इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब अलग चेन्स के बीच। और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, जिगजैग अरेंजमेंट। ठीक है, तो हमने प्रोटीन्स के जो भी स्ट्रक्चर डिस्कस करे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, वो आप सभी को पता होने चाहिए। उनमें कौन कौन से टाइप के बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं ये आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, इसमें एक अमीनो एसिड होता है जो हमें नीचे दिया गया है, लेकिन एक और कॉमन एसिड फॉर्म हो जाता है जिसे हम ए बोलते हैं, जिसकी वजह से ये पता नहीं चलता है। तो प्रोटीन का अमीनो एसिड सीधा ए में बदल जाता है, इसीलिए जो कॉमन एसिड है जिसे हम ए कह रहे हैं, उसकी वजह से दिया गया जो अमीनो एसिड है वो हमें पता नहीं चलता है। तो हमें यह पहचानना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ए वाला कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर दी गई है और आपको बताना है इसमें ए क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले वाले ऑप्शन में इस कार्बन से एक CH2 CH3 COO नेगेटिव जुड़ा है। यहाँ पे देखो, इस वाले कार्बन से एक CH और 2 COO नेगेटिव जुड़े हैं। वहीं इस वाले कार्बन से CH2 COOH ग्रुप जुड़ा है, और यहीं इस वाले कार्बन से एक CH और COO और CO नेगेटिव 2 ग्रुप जुड़े हैं, और यहाँ पे H2N है और COOH है। ठीक है, तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D। तो देखो, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले देखो कि प्रोथ्रोम्बिन क्या है। क्वेश्चन समझ आया, सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि एक ऐसा अमीनो एसिड है जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन में मिलता है, लेकिन वो पहचाना नहीं गया या फिर अनडिटेक्टेड रह गया, क्योंकि वो एक दूसरे कॉमन अमीनो एसिड में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन क्या है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में मौजूद एक प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जब हमें चोट लगती है तो यही प्रोटीन एक्टिवेट होकर खून बहने से रोकता है। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड फॉर्म हुआ है, तो आप देखोगे कि आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई है जो गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन को दिखा रही है, जो ये रिएक्शन आप देख रहे हो। तो अगर हम स्टार्टिंग मॉलिक्यूल देखें तो शुरुआत में हमारे पास एक अमीनो एसिड है जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, इसे हम गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब जब हमारी रिएक्शन हो रही है डीकार्बोक्सिलेशन, तो जब इस मॉलिक्यूल से आप देख रहे हो जिसको हम गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड कहते हैं, जब इससे CO2 मतलब जब इस मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो ये बदल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिजल्टिंग एसिड की, तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग एसिड है वो क्या है, ग्लूटामिक एसिड। तो CO2 निकलने के बाद जो कॉमन एसिड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो ये एक स्पेशल, अगर हम बात करें गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड की, तो ये एक स्पेशल अमीनो एसिड है
जो नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस के बाद बनता है, ठीक है। इसके लिए विटामिन के की जरूरत होती है। तो अगर हम बात करें इसमें प्रोथ्रोम्बिन में रोल, तो प्रोथ्रोम्बिन में ये एसिड कैल्शियम आयन Ca2+ को पकड़ने का काम करता है। तो अगर ये बाइंडिंग नहीं होगी तो क्या होगा, जो हमारा खून है, जो ब्लड है, वो नहीं जमेगा, ठीक है। तो जब साइंटिस्ट जो है वो प्रोटीन्स का एनालिसिस करते हैं, तो गर्मी या केमिकल प्रोसेस की वजह से ये एसिड अपना एक कार्बोक्सिल ग्रुप खो देता है, मतलब CO2 जो है वो निकल जाता है और नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड बन जाता है। इसी वजह से ये शुरुआत में अनडिटेक्टेड रह जाता है और साइंटिस्ट को लगा कि ये सिर्फ एक सिंपल ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। तो देखो, अनडिटेक्टेड एसिड क्या था, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। कॉमन एसिड जो फॉर्म हुआ वो क्या था, ग्लूटामिक एसिड। और इस प्रोसेस में क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी रिमूवल हुआ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब प्रोटीन्स को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो उसमें पीला रंग आ जाता है। इस टेस्ट को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, हॉप टेस्ट, या फिर एसिड बेसिक टेस्ट, एसिड बेस टेस्ट। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D। तो यहाँ पे देखो इसका सही आंसर है C, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये जो टेस्ट है ये किसी भी सैंपल में प्रोटीन की मौजूदगी को चेक करने के लिए किया जाता है या फिर प्रोटीन के प्रेजेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। तो अब हम इस टेस्ट का प्रोसेस अगर देखते हैं, इसकी रिएक्शन, तो जब किसी प्रोटीन को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया जाता है तो वो येलो कलर देता है। अब येलो कलर क्यों आता है, इसका क्या रीजन है, तो ये जो कलर है ये इसीलिए आता है क्योंकि प्रोटीन के अंदर मौजूद एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर का नाइट्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये टेस्ट किन अमीनो एसिड्स को ढूंढता है, तो हर प्रोटीन ये टेस्ट नहीं देता। ये सिर्फ उन प्रोटीन्स को डिटेक्ट करता है जिनमें एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। ध्यान रखो, ये सिर्फ उन्हीं प्रोटीन्स को डिटेक्ट करता है जिनमें एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे कि टायरोसिन या फिर ट्रिप्टोफैन या फिर फिनाइलएलानिन, ठीक है। तो अगर हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर गलती से नाइट्रिक एसिड आपकी स्किन पर गिर जाए तो वो हिस्सा पीला पड़ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी स्किन में प्रोटीन्स जो केराटिन होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें एरोमेटिक एसिड्स होते हैं। तो जब एसिड इनके कांटेक्ट में आता है तो ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन की वजह से स्किन का कलर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। तो सवाल में हमसे यही पूछा गया था कि हीटिंग करने पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ प्रोटीन जो है वो येलो कलर देता है। तो इस टेस्ट को हम ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप प्रोटीन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, येलो कलर का प्रोडक्ट जो कि है नाइट्रेटेड एरोमेटिक। तो रिएजेंट हमने क्या यूज करा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, येलो कलर प्रोडक्ट। और टारगेट ग्रुप क्या है, एरोमेटिक बेंजीन रिंग इन अमीनो एसिड्स, ठीक है। और जो केमिकल प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, वो कौन सा कन्वर्जन परफॉर्म करता है, प्रोटीन्स को अल्फा अमीनो एसिड्स में, या फिर स्टार्च को शुगर में, या फिर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, या फिर अल्फा अमीनो एसिड्स को प्रोटीन्स में, ठीक है। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, A, B,
सी या फिर डी? तो यहाँ पे देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन्स इनटू अल्फा अमीनो एसिड्स। सोल्यूशन देखते हैं तो क्या होता है कि अगर हम बात करें ट्रिप्सिन के बारे में, एंजाइम ट्रिप्सिन का क्या काम है, तो हम जो भी प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन्स हमें किस किस सोर्स से मिल सकता है, जैसे कि दाल से मिलता है, पनीर से मिलता है या फिर एग से भी मिल सकता है। ठीक है, तो जब हम जो भी प्रोटीन खाते हैं तो हमारा शरीर उसे उसी रूप में अब्जॉर्ब नहीं करता है। तो शरीर को उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है और इसी काम में ट्रिप्सिन जो है वो हेल्प करता है। तो ट्रिप्सिन है क्या बेसिकली, अगर इसका ओरिजिन देखें तो ये एंजाइम हमारे पैनक्रियाज में बनता है। ठीक है, कहाँ पे बनता है? पैनक्रियाज में बनता है। तो ये एक टाइप का प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम या फिर प्रोटीएज है, जिसका मतलब है कि ये प्रोटीन्स को तोड़ने वाला एंजाइम है। तो अगर हम देखें तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की लंबी चेन से बने होते हैं। ठीक है, तो ट्रिप्सिन इन लंबी चेन को काट कर क्या कर देता है? छोटा कर देता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स के बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर अल्फा अमीनो एसिड्स में बदल देता है। और जब प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं, तभी हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसे खून में अब्सॉर्ब कर पाती है ताकि बॉडी की ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एंजाइम ट्रिप्सिन क्या करता है, तो ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स इनटू अल्फा अमीनो एसिड्स। तो ट्रिप्सिन जो क्या करता है, प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है और इस हाइड्रेशन प्रोसेस के बाद आखिरी प्रोडक्ट छोटे अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो, अगर हम बात करते हैं ट्रिप्सिन की, तो इसका मेन टारगेट क्या होता है? सबसे पहले इसका सोर्स क्या होता है? पेनक्रियाज। ठीक है, मेन टारगेट क्या है इसका? प्रोटीन्स। और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या देता है? अल्फा अमीनो एसिड्स। तो ये मसल्स के बिल्डिंग और सेल रिपेयर के लिए जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है कि कौन सा एंजाइम ट्राइग्लिसराइड्स को हाइड्रोलाइज करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ऑप्शंस है अमाइलेज, मैल्टेज, लाइपेज या पेप्सिन। तो आपको बताना है कौन सा ये एंजाइम है जो हाइड्रोलाइज करता है ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, ए, बी, सी या फिर डी। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले हाइड्रोलिसिस का मतलब देखो। ये हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि पानी की मदद से बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटा करना। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं लाइपेज के बारे में, तो इसका काम क्या है कि लाइपेज एंजाइम ट्राइग्लिसराइड, जो कि फैट और ऑयल होते हैं, तो ये एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज करता है। तो ये फैट्स को तोड़कर उन्हें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें, तो जब फैट्स फैटी एसिड में बदल जाते हैं, तभी हमारी बॉडी उन्हें एनर्जी के लिए यूज कर पाती है। ठीक है, अब बाकी अगर हम बात करते हैं अमाइलेज, तो अमाइलेज क्या है? ये स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ये तोड़ने वाला एंजाइम है। ठीक है, तो ये हमारे सलाइवा में भी होता है, जो मुंह से ही डाइजेशन शुरू कर देता है। अगर हम बात करें मैल्टेज के बारे में, तो मैल्टेज ये माल्टोज जो एक तरीके की शुगर है, ये उसको हाइड्रोलाइज करता है। और अगर हम बात करें पेप्सिन के बारे में, तो ये स्टमक में मिलने वाला एंजाइम है जो प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है। ठीक है,
तो हमसे क्या पूछा गया था कि कौन सा एंजाइम हाइड्रोलाइज करता है ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो हमारा आंसर क्या है, लाइपेज। ठीक है, क्योंकि लाइपेज का काम ही लिपिड या फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है, जबकि बाकी जो एंजाइम्स हैं वो शुगर, स्टार्च या प्रोटीन पर काम करते हैं, है ना। तो ये जो डिस्टिंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो लाइपेज की बात करें तो क्या तोड़ता है, ये ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, और क्या बनाता है, मतलब सबस्ट्रेट है ट्राइग्लिसराइड और प्रोडक्ट क्या है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, अगर हम बात करें अमाइलेज की तो इसका सबस्ट्रेट क्या है, स्टार्च, और प्रोडक्ट क्या बनाता है, सिंपल शुगर्स। वहीं अगर हम बात करें मैल्टेज की तो इसका सबस्ट्रेट होता है हमारे पास माल्टोज। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनाता है, ग्लूकोज। और अगर हम बात करें पेप्सिन की तो इसका सबस्ट्रेट होता है प्रोटीन्स, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट होता है अमीनो एसिड्स। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम किस रिएक्शन से एसोसिएटेड होता है। तो एंजाइम है आपके पास इन्वर्टेज, मैल्टेज, पेप्सिन और जाइमेज। रिएक्शंस देखो क्या क्या है, एक तो है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, तीसरा है केन शुगर का हाइड्रोलिसिस, और चौथा है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। तो आपको इसमें से मैच करना है और सही आंसर बताना है क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। यहाँ पे देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए 3 से मैच कर रहा है, बी 2 से, सी 4 से और डी 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं तो जो एंजाइम्स हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इन्वर्टेज की, तो इन्वर्टेज क्या है, यह क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है केन शुगर का। ठीक है, तो इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो केन शुगर को तोड़ता है, केन शुगर सुक्रोज, है ना। तो इस रिएक्शन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। इसे इन्वर्जन ऑफ शुगर भी कहा जाता है क्योंकि प्रोडक्ट का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो बदल जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, मैल्टेज की, तो मैल्टेज क्या करता है, ये हाइड्रोलिसिस करता है माल्टोज का ग्लूकोज में। तो ये एंजाइम माल्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, तो ये जो एंजाइम है ये माल्टोज पर काम करता है। ठीक है, और ये माल्टोज को 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ता है। ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अब अगर हम बात करते हैं पेप्सिन के बारे में, तो पेप्सिन क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है प्रोटीन्स का इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो पेप्सिन हमारे स्टमक में पाया जाता है जो प्रोटीन्स को तोड़ता है, और जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज फर्मेंटेशन, और प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, इथेनॉल। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से विटामिन जो हैं जो दिए गए हैं वो उनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। देखो ये क्वेश्चन जो है जेईई मेन 2015 में पूछा गया है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, इस बेसिस पर कि वो किस में घुलते हैं या फिर किस में डिसॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है, जो कि पानी में घुलते हैं। तो ये विटामिन्स पानी में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, और इनकी खास बात ये है कि इन्हें बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें H कॉम्प्लेक्स की और विटामिन सी को छोड़कर, ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत जो है वो बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं,
इसीलिए इन्हें रोजाना खाने की जरूरत होती है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि B1, B2, B6 या फिर B12। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये जो विटामिन है ये फैट्स में घुलते हैं लेकिन पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के लिवर और एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं और इन्हें रोजाना लेना उतना जरूरी नहीं होता क्योंकि बॉडी इनका स्टॉक जो है वो बना कर रखती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इन्हें देखो याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। कैसे याद रखते हैं? कीड़ा, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा वाटर सॉल्युबल है, तो विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है, विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, विटामिन ई भी फैट सॉल्युबल है और विटामिन के भी क्या है? फैट सॉल्युबल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है और एंटीऑक्सीडेंट है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, सॉरी विटामिन सी या फिर विटामिन B1। तो अभी हमने वाटर सॉल्युबल देखा था, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म ऐड हो रहा है जो कि है हमारे पास क्या? एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो एंटीऑक्सीडेंट क्या है। तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ नुकसानदेह मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करके हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विटामिन सी की, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं। तो विटामिन सी एक बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका अगर सोर्स देखें तो ये खट्टे फलों मतलब सिट्रस फूड जैसे नींबू, आंवला और संतरे में हमें मिलता है, ठीक है। अगर आप बाकी ऑप्शंस देखोगे जैसे कि विटामिन ई, तो विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है लेकिन ये फैट सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं। अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो ये फैट सॉल्युबल है और हड्डियों की मजबूती के लिए होता है। और अगर हम बात करें विटामिन B1 जिसको हम थायमीन बोलते हैं, तो ये वाटर सॉल्युबल तो है लेकिन इसका मेन काम एनर्जी मेटाबॉलिज्म है। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में नहीं पहचाना जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था वाटर सॉल्युबल और एंटीऑक्सीडेंट, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि है विटामिन सी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।